अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को मिलने वाली सज़ा के बाद इस वक्त सियासी हलकों में मुख्तलिफ किस्म के बयान दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि फैज़ हमीद साहब रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों के साथ राब्ते में थे और ज़्यादातर सियासतदानों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि उनके पास कोई खुफिया दस्तावेज़ात थी जो कि रिटायरमेंट के बाद वो साथ ले गए। इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के बयान सामने आ रहे हैं। आज प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में मजीद किन सियासतदानों के गिरद शिकंजा सख्त किया जा सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर के कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की तैयारी कर ली गई है और अब ये कहा जा रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से अब पाकिस्तान जो है अपना स्टांस क्लियर कर चुका है और एक मजीद हिकमत अमली जो है वो पाक फौज की जानिब से तैयार कर ली गई है। इसी के साथ साथ चीन और अमेरिका के हवाले से पेंटागन की लीक होने वाली रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे IMF की जानिब से सख्त शराइत जो हैं वो आयद कर दी गई हैं और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उस पर अमल दरामद करने के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाएगी, इस सारे मामले पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फैज़ हमीद साहब को दी जाने वाली सज़ा के बाद अब सियासी वुज़रा की जानिब से कुछ सियासी बयान दिए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से कुछ कहा है। सबसे पहले प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। इमरान खान के लिए 9 मई बर्पा किया गया, उसके पीछे भी फैज का दिमाग था जिन्होंने सारी ट्रेजेडी को प्लान करने में मदद की। वो दायरे के अंदर भी लोग थे लेकिन सारी मैन पावर PTI के वर्कर्स की जो है खुसूसन पंजाब और KP में जो तबाही मचाई गई, ये फिर एक जॉइंट वेंचर था जनरल फैज का। इमरान खान को आज भी जो साजिशी अनासर इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज वो फैज ने बोए हुए हैं। इमरान साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा आपने सुना, क्या समझते हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बानी को वापस लाने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि फैज़ हमीद साहब पर और भी इल्ज़ामात हैं जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर आपके वाकिफ़ाने हाल क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ैनब, बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि 3-4 दिन पहले जो सज़ा सुनाई गई जनरल फैज़ हमीद को, तो उसके से पहले का सिनेरियो कुछ और था और आज का सिनेरियो कुछ और है, क्योंकि साबिक DG ISI को इस तरह से सज़ा सुनाया जाना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटा वाक़या नहीं है। ये जाहिर करता है कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान जो है वो वाकई ही ज़ीरो टॉलरेंस अपनाए हुए। पहले बातें तो होती थी कि ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को माफ़ी नहीं होगी, लेकिन अब तो रियासत ने सज़ा सुना के फैसला कर दिया और साबित कर दिया कि अब ज़ीरो टॉलरेंस है, लिहाजा अब मामला कुछ हो रहा है। ये जो वफाकी वुज़रा बात कर रहे हैं या ख्वाजा आसिफ साहब ने जो फरमाया है, आप इसको देखें, या फिर फैसल वाडा साहब का मैं जिक्र करूँगा, अगरचे वो इस वक्त कुछ ओहदा तो नहीं है उनके पास वफाकी वज़ीर का, लेकिन वो माजी में रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन उनको आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो फैसल वाडा साहब बोलते हैं वो कहीं से लाइन आती है तो वो बोलते हैं। अब वो भरमला इसका इतराफ़ भी करते हैं और कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं इंशाल्लाह वो होगा। अब उन्होंने भी जो कहा, तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ जाहिर करती हैं। रावी अब PTI के लिए, इमरान खान साहब के लिए जो है ना वो चैन नहीं दिख रहा, बल्कि बड़ा दुख और तकलीफ जो है वो आने वाला है। अच्छा इमरान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ रोज़ पहले स्टेटमेंट दी थी अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड के सियासतदानों का ही नहीं बल्कि फ़ौजी एहलकारों का भी एहतसाब होना चाहिए। क्या समझते हैं? नवाज शरीफ साहब जो कहते रहे कि 2017 में उनकी गवर्नमेंट जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से गिराई गई, जिसमें फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट आपके सामने है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के भी नाम आगे जाके आ सकते हैं। तो इमरान साहब, क्या समझते हैं कि इनको भी अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में लाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस नवाज शरीफ की जिस तकरीर का आप जिक्र कर रही हैं उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि फौजियों को भी सजा दे, उन्होंने कहा इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। अब उसमें जो भी है, उसमें जुडिशली के लोग हैं, उसमें अगर फौज के कुछ लोग हैं या सिविल ब्यूरोक्रेसी से जो भी है, उसमें सब लोग शामिल हैं। अब आपको मैं ज़रा थोड़ा सा ये बता दूं कि नजम सेठी साहब हैं जो बड़े सीनियर तज़कियाकार हैं, साफ़ी हैं। सेठी साहब क्या फरमाते हैं? सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इस मुकाम पे हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद ने अपनी जान बचानी है
तो फिर वो अगर वादा माफ गवाह बन जाते हैं और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाते हैं, जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में शायद आपको याद हो कि उस जमाने में मसूद महमूद इसी तरह से वादा माफ गवाह बन गए थे। अब सारा मामला जो फोकस है ना वो पीटीआई और इमरान खान है। अब अगर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाते हैं फैज़, तो मामला तो सारा जनरल फैज़ हमीद से जुड़ा हुआ है। अब फैज़ हमीद जो हैं अंदर की इतलात हमारे वाकफान हाल के मुताबिक वो अभी बहुत ताउन भी कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद वो गवाही देने को तैयार हैं। अच्छा, लिहाजा अगर फैज़ हमीद जो हैं वो गवाही वाकई दे देते हैं तो फिर ये होगा कि इमरान खान जो हैं उनका मुकदमा भी फौजी अदालत में चलेगा और उनके लिए फिर उनको भी कड़ी सजा होगी। इमरान साहब, पीटीआई तो डिसऑन कर रही है, पीटीआई तो कह रही है कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है, फैज़ हमीद साहब को जो मिलने वाली सज़ा है उस पर पीटीआई तो बिल्कुल भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। वो तो यही स्टिल कह रहे हैं कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मैं पाकिस्तान में जो बहुत बाखबर साफ़ी हैं ना, जो हमेशा मैं समझो सबसे बाखबर जो लोग हैं उनमें से एक हामिद मीर साहब हैं। बिल्कुल, हामिद मीर साहब हमारे सीनियर साथी हैं, एंकर हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इस सारी सूरत हाल का जो आता किया, अब वो अगर मैं आपसे कहूँ तो वो हामिद मीर साहब ये फरमाते हैं कि उनकी एक खुद बहुत सीनियर रहनुमा पीटीआई के मौजूदा पीटीआई में एक बहुत सीनियर रहनुमा है, उनसे बात हुई है सारे मौजू पे और उन्होंने ये बताया कि 9 मई से पहले 6, 7 और 8 मई को फैज़ हमीद साहब जो हैं वो खुद पीटीआई के लोगों को फ़ोन करते रहे, फ़ोन करके उनको कहते रहे हैं, वर्गलाते रहे हैं। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गाइडेंस के नाम पे वर्गलाते रहे हैं कि आपने इस तरह से करना है, आपने इस तरह से करना है, आपने इस तरह से करना है। और उन्होंने बकौल पीटीआई के उन रहनुमा के मुताबिक उन्होंने मिसगाइड किया, उन्होंने गलत काम करवाने की कोशिश की, लेकिन पीटीआई की क़यादत वो कहते हैं जी कि हमने आपस में मशवरा किया और उस मशवरे के बाद कुछ लोगों ने फैज़ हमीद के फ़ोन ही नहीं सुने, कुछ ने सुन के अनसुनी कर दी और कुछ जो हैं वो उनकी बात मान गए। और ये जब मामला हुआ तो ये तो फिर वफाकी वज़रा का जो मौक़िफ़ है उसकी तस्दीक करते हैं ना कि ये गठजोड़ था, ये जॉइंट वेंचर था फैज़ हमीद का और पीटीआई का। अब वो कहते हैं बकौल हामिद मीर साहब कि उन्हें इस बात में कोई शक नहीं कि जनरल फैज़ जो हैं 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे। अब तहरीक-ए इंसाफ का इसमें नुकसान ये हुआ कि तहरीक-ए इंसाफ जो है उसके क्योंकि सारे कारकुन थे, किया तो अमलन सब कुछ जो भी किया वो पीटीआई के कारकुनों ने किया, तो भुगतना अब पीटीआई को पड़ेगा। ठीक, इमरान साहब, एहतसाब के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और स्टेटमेंट दी है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे कमेंट भी लेते हैं। साहब का अमल जो फौज में हुआ है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को 15 महीने के ट्रायल के बाद अभी उनके ऊपर और चार्जेस भी हैं, 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है, सब मुकदमे चलेंगे उनके ऊपर। ये ततहीर का अमल, ये हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। जिस तरह फैज़ का और जिस तरह इमरान का एहतसाब हुआ है, वो कहते हैं हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, सबका एहतसाब होगा। बिल्कुल, इसी पर एक शेर भी है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इमरान साहब, अब जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अब तो एहतसाब तो सबका होगा, तो क्या समझते हैं फैसल वाबडा साहब ने जो बात कही, आईनी ओहदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनका भी एहतसाब हो सकता है? पहले मुझे ये बताएं कि आपने ये जो शेर सुनाया है ये किस लिए सुनाया? आप क्या समझती हैं कि ये जिन लोगों को सज़ा हो रही है या होगी, क्या ये सिर्फ लोगों के बुरा चाहने की वजह से? इमरान साहब, ये वो लोग हैं जिनको बड़ा गुरूर था एक टाइम पर कि उनको शायद उनकी अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं हो सकती। फौज के इतने बड़े अफसर का एहतसाब होना बहुत बड़ी बात है। अब ये देखें, अब बात ये है कि ये जो इन्होंने बात की है ना कि सब का मामला होगा, असल में अब वफाकी वज़रा या पीटीआई के मुखालिफ जो है वो मुस्लिम लीग नून से हों या पीपल्स पार्टी से हों, तो वो ये असल में चाहते हैं कि इमरान खान का और दूसरे लोगों का भी मुकदमा जो है वो फौजी अदालत में चले। अब मामला ये देखिए, इस बात को थोड़ा समझ ले, मैं फिर हामिद मीर साहब को कोट करूंगा। देखिए, फौज के एक अपने मामला हैं, फौज का एक अपना तरीकाकार है, कवानीन है।
अब आर्मी एक्ट के मुताबिक जो DGISI होता है वो तो बराह रास्त वजीर आजम को रिपोर्ट करता है, वो वजीर आजम के साथ राब्ते में रह सकता है क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी होती हैं। लेकिन किसी कोर कमांडर को ये इजाज़त नहीं है, ये हक नहीं है कि वो वजीर आजम के साथ राब्ते में रहे क्योंकि उन्होंने अपनी चेन में रहना होता है। अब जब ये DGISI थे उस वक्त तो इमरान खान साहब के साथ इनका राब्ता था, लेकिन फैज़ हमीद जब कोर कमांडर पेशावर बन के चले गए तो ये फिर भी इन्होंने अपना चैनल खोल ही रखा। और जब ये उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के राब्ते में रहे और उनको ये कहते रहे, क्योंकि फैज़ हमीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ बनना था, ये नहीं। मुझे खुद भी इस बात का ज़ाती तौर पे इल्म है और फिर हामिद मीर साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर पेशावर जिस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उनसे भी मुस्लिम लीग के एक जो शहबाज शरीफ के करीबी आदमी थे उनके ज़रिए से वज़ीर आज़म से रब्ता किया और उनको भी ये पेशकश की कि आप मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं आपकी बड़ी सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पूरा ताबेदार रहूंगा। यानी उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि बदअमनी से हड़तालें करा के 9 मई को आग लगवा के हालात ख़राब करा के या ताबेदारी करके कुछ भी हो, मैं किसी तरीके से आर्मी चीफ बन जाऊँ। अच्छा इमरान साहब, 2025 में बानी PTI ने मुतादिद बार आला शख्सियात के बारे में ट्वीट्स किए। अभी रिसेंटली भी अगर हम अहाता करें तो बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हमें मिल जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं इस पर जो इल्ज़ाम तराशी बानी की तरफ से की गई और धमकी अमेज ट्वीट्स भी उन्होंने किए, इस पर आप क्या समझते हैं, क्या कार्रवाई आगे जाके होगी उनके अगेंस्ट? देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें तो छोटी रह गई। मैं फिर आपको उसी तरह आऊँगा जो मैंने पहले सवाल के जवाब में बात की थी कि फैज़ हमीद को सज़ा के बाद सिनेरियो बिल्कुल तब्दील हो गया। अब चीज़ें जो हैं PTI के लिए और ख़ुसूसन बानी PTI इमरान खान के लिए इतनी आसान नहीं रही। अब मामला देखें, इमरान खान से जो वोटर जुड़ा है, जो उनका सपोर्टर है, जो PTI का सपोर्टर है, वो भले इन चीज़ों को ना माने, लेकिन आप ये देखें कि अगर बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भाग नहीं जाती, बिल्ली अपना रुख नहीं तब्दील कर लेती, अपना रूट नहीं बदल लेती। अब मामला ये है कि PTI की मोहब्बत, PTI के कारकुन का इमरान खान से प्यार या उन्स, वो जितना भी हो, अब ये जो मामलात हैं ये बानी PTI के लिए खासे जो हैं वो तकलीफ दें। बिल्कुल, PTI के लिए मुश्किलात जो हैं आगे जाके मजीद भी दिखाई दे रही हैं और PTI की 23 रुकनी सियासी कमेटी भी दोबारा तश्कील दे दी गई है जिसमें बहुत से बड़े नाम हैं और PTI के बहुत लॉयलिस्ट हैं जिनके नाम नहीं हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है ये आने वाला वक्त बताएगा और PTI के लिए हिकमत अमली कितनी कारसाज होगी उस बारे में भी हम प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है आर्मी चीफ। वेलकम बैक नाजरीन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले फ़िरका अंगेज़ अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और आसिम मुनीर साहब ने कल भी इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही थी कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है और हम छुप कर नहीं, हम ललकार कर मारते हैं। तो इस पॉइंट से एक चीज़ तो वाज़े तौर पर वाज़े हो जाती है कि चाहे वज़ीरिस्तान हो, खैबर हो, सवात हो, बाजोड़ हो, दहशतगर्दों के जितने भी ठिकाने थे उसको पाक फ़ौज ने बड़ी बहादुरी के साथ निशाना बनाया और उनको ख़त्म किया। अब ऐसे में आने वाले टाइम में अब क्या हिकमत अमली पाक फ़ौज की जानिब से बनाई जा रही है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। वकार खान साहब, क्या समझते हैं, पाक फ़ौज ने अब एक चीज़ तो वाज़े कर दी है कि खारजा महाज के साथ साथ दाखिली अमन के क़याम के लिए भी जो ख़तरा होगा उसको मिटा देंगे। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक द डे ही केम, आज से 3 साल पहले, पाकिस्तान के उस वक्त के हालात देख लें, मौजूदा हालात, डिफॉल्ट की बात हो रही थी, टेररिज्म का बहुत बड़ा थ्रेट था। उसके बाद एक ट्रैजेक्टरी आई थिंक मुतय्यन की गई और बड़ी आई थिंक डिटर्मिनेशन के साथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस पर मूव किया है। चाहे वो एक्सटर्नल फ्रंट था, वेस्टर्न बॉर्डर है, भारत के साथ आपको पता है मई में बहुत बड़ा मार्का हुआ और उसके साथ ही पाकिस्तान का स्टेचर बहुत ज्यादा ऊपर गया है। फिर अगर आप डिप्लोमेटिक एफर्ट देखें, चाहे वो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या आपकी फॉरेन पॉलिसी है, उसमें बड़े इनिशिएटिव दिए गए हैं। सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है और अभी टर्की में भी बातचीत हो रही, शायद पाकिस्तान और टर्की इस तरफ बढ़े। उसके अलावा जो है इंटरनल फ्रंट पे
जो दोनों डोमेन है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन मिलिट्री डोमेन हो, उस पर आई थिंक बड़ा अग्रेसिवली मूव किया गया है। और जो इंफॉर्मेशन डोमेन है, आई थिंक उसमें जो एंगेजमेंट थी उलमा के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री समझती है कि जो काउंटर वायलेंस एक्सट्रीमिज्म है ये एक एज अ पॉलिसी आई थिंक पिछले काफी अरसे से राइज है, लेकिन इसको अभी आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें एंगेजमेंट की गई है। और मैसेज इज वेरी क्लियर टू खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के, एक उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगी विद इन पाकिस्तान, और जो एक्सटर्नल उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी जो है कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आपने देखा कि अफगानिस्तान भी तालिबान की बड़ी डिफेंसिव पे चली गई है, और अच्छी बात है इन केस दे एग्री कि पाकिस्तान की जनरल कंसर्न है, वहाँ के उलमा ने भी आई थिंक फतवा बाहर दिया है। तो मल्टी आई थिंक डोमेन मल्टी डोमेन वॉरफेयर मल्टी डोमेन पॉलिसी है। ब्रिगेडियर साहब आप जिस मल्टी डोमेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया है कि मार के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पे जो पजीराई मिली है या मिल रही है, तो आप ये फरमाइएगा कि अभी तुर्कमानिस्तान में जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवज्जो का मरकज़ बने रहे, और पहले तो JF-17 थंडर के ऑर्डर आ रहे थे, अब J-10C के ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए, और पाकिस्तान को जो असला के दिफाई ये सनत में जो पजीराई मिल रही है, इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? आई थिंक पूरे सेंट्रल एशिया को देखें तो बहुत ज़्यादा आई थिंक पिछले 2-3 महीने का आप देख लें, चाहे उज़्बेकिस्तान हो, उसके अलावा जो ताजिकिस्तान के आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर भी आए थे, और अभी उनके बड़ा जॉइंट कंसर्न भी है, जॉइंट पॉलिसी समझ लें पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलकर कोऑर्डिनेट कर। ईरान का आपने देख लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अभी जो तुर्कमेनिस्तान इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट विद इन सेंट्रल एशिया, और कैस्पियन सी का जो ऑयल है उसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, वहाँ का कुवैत कहलाता है, और उनके जो पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा उस पर जिक्र, परमानेंट न्यूट्रलिटी की पॉलिसी 30 साल से कि हमने अमन के साथ रहना है, हमसायों के साथ भी और इंटरनेशनली भी। दैट्स व्हाई आई थिंक उसकी ये 30वीं सालगिरह थी, और उस पर आप देखें कि जो मुलाकातें हुई हैं, प्रेसिडेंट पुतिन थे, उसके अलावा जो है देन यू हैड ईरानियन प्रेसिडेंट, इसके अलावा सेंट्रल एशिया के बाकी लीडरशिप आई हुई थी, चाइना के इन्वॉल्व भी थे वहाँ पे, और प्रेसिडेंट शी ने भी स्पेशल मैसेज भेजा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी आई थिंक कामयाबी भी पजीराई है पाकिस्तान की, और मई 2025 के बाद इट्स अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। और आप देखें कि इसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मैं हमेशा कहता हूँ कि नाउ इट इज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन सी तक, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि अगर अरब ममालिक के साथ हमारा, अभी आपने देखा कि उन्होंने एक भारत ने एक प्रोपेगेंडा फिल्म लॉन्च की, धुरंधर को भी आई थिंक उन्होंने बैन कर दिया है, और बड़ा वावेला है। तो इट मीन्स के मिडल ईस्ट भी समझता है, यहाँ तुर्की में, वेस्ट एशिया में अगर आप देखें अज़रबैजान, उसके अलावा जो है ईरान है, फिर बांग्लादेश देख लें, और ऊपर सेंट्रल एशिया। तो आई वुड से कि इन्फ्लुएंस अल्लाह के फजल से सेंट्रल एशिया से इंडियन ओशन तक और बे ऑफ बंगाल से मेडिटेरेनियन तक है, और मेरे ख्याल में इसका जो सेरा है पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को जाता है, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप को, जिसने आई थिंक पाकिस्तान का जो मकाम है वो सब बुलंद किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ब्रिगेडियर साहब, अब तो तुर्की ने भी इंडिया को ड्रोन देने से इनकार कर दिया है, तो तुर्की ने जिस तरह से मार के हक में भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ के साथ खड़ा होकर हमारी हमायत की, इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तुर्की के हवाले से तो आपकी ख़ास नज़र है? ये तुर्की का पहले भी जिक्र हुआ है, इसमें जो यहाँ पे फीलिंग है स्पेशल सिक्योरिटी कम्युनिटी में, और इवन हम अकेडमिया के साथ ही आजकल रिसर्च कर रहे हैं, इवन इन अकेडमिया जहाँ पे अफगान भी हैं स्टूडेंट, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप्स है, एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टैंड पाकिस्तान का जो स्टांस है और नैरेटिव। दूसरा, मई के बाद बहुत ज्यादा शिफ्ट आया है, इससे पहले भी तुर्की पाकिस्तान का एक बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप, और आई वुड से कि तुर्की इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री जहाँ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की, तो उसमें एक तो इजाफा भी हुआ है, और दूसरा दे ऑल्सो फील कि पाकिस्तान उनकी अपनी डिफेंस लाइन से बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि हमारा बॉर्डर जो है पाकिस्तान भारत बॉर्डर से शुरू होता है। इट मीन कि खुदा ना खासा पाकिस्तान कोई डेंट करने की कोशिश करता है तो वो तुर्की के डिफेंस को डेंट करेगा, तो इस लेवल पे। फिर अज़रबैजान में आपने देखा है, कराबाख की लड़ाई में भी कल भी बात हो रही थी, अज़रबैजान के लोग थे और तुर्की के एक कॉन्फ्रेंस में कि बेसिकली बहुत बड़ा रोल रहा, और इसका मतलब पाकिस्तान इज नाउ बेसिकली प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, और इसको बड़ा लाइक किया जाता है। और यही आई थिंक अभी आप देखेंगे कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत हो रही है, आई थिंक आज गए हुए थे फील्ड मार्शल गुजरावाला कल, तो साइड में जो इंडिजिनस प्रोडक्शन का जिक्र हुआ है कि अभी इंशाल्लाह
ऑलरेडी शुरू है, इसको और बेहतर बनाया जाएगा, तो अपनी भी होगी, इसके अलावा मेक के बाद हमें यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबी मिली है सर। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हम कामयाब हो रहे हैं। जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से भी मुलाकात हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, चाहे वो दिफाई लिहाज से हों या किसी भी तरह से हों सर। लेकिन अभी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी एक बड़ा चैलेंज अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे में हमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अभी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस की भी आप बात कर रहे थे कि एक करारदाद भी मंजूर की गई है अफगान रजीम की जानिब से, लेकिन वही बात है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग से मामला है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी बरादरी जो है अफगानिस्तान में से जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसका नोटिस ले। आप समझते हैं कि आलमी बरादरी की जानिब से कोई अभी तक कोई नोटिस लिया नहीं गया, तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को फिर किस तरह से एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने इस मामले को फ्रंट पर रखे? इसमें आई थिंक हाउ डू यू डिफाइन इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा जरूरी। जनरली बिलीव किया जाता है कि इट इज द लार्जर वेस्ट एंड जापान, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और आप कह लें नेटो ममालिक हो गए, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी गिना जाता है। बाकी डेफिनेटली तो उसमें भी आप देखेंगे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। अभी आई थिंक यूएन में 3-4 आई थिंक जो सिक्योरिटी काउंसिल की कोई डिस्कशन थी, उसके अंदर सब ने मेंशन किया रिगार्डिंग टारगेट, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं। तो बाकी रीजनली अगर आप देखें वो बहुत ज्यादा काम हुआ है। अभी जिक्र हुआ सेंट्रल एशिया का, ताजिकिस्तान पाकिस्तान है, फिर ईरान पाकिस्तान है, फिर सऊदीया में भी जो आई थिंक मुलाकातें हुई हैं उसमें सऊदी अरब ने काफी पांव रखा हुआ है इनके ऊपर। ऐसे वहां से आई थिंक बयानात नहीं आ रहे, बिकॉज दे आल्सो फील कि पाकिस्तान कैन नॉट बी अंडरमाइंड। और उसमें आई थिंक देखें एक लंबी लड़ाई है। अगर आपने बेंड करनी है पॉलिसी या माइंडसेट को, जो बड़ा हार्ड एंड माइंडसेट है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेरे ख्याल में 2025 और बड़ा डिसाइसिव रहा, 2026 विल बी आई थिंक वेरी डिसाइसिव। और मेरी अपनी ये असेसमेंट है कि ईदर दे विल बिहेव, जो रजीम है अफगानिस्तान में, और दे विल पेरिश। मतलब इसमें दो में से एक ऑप्शन है। तो उसमें होपफुली दे विल अंडरस्टैंड। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि पेंटागन की इंतहाई खुफिया रिपोर्ट जो है लीक हो गई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन और अमेरिका की जंग होती है तो चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है कि वो अमेरिका को शिकस्त दे देगा। तो ये सारे मामले को, इस इंकशाफ को आप किस नज़र से देखते हैं? जी आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक रिव्यू भी किया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उनका, आई थिंक अभी उसका फॉर्मल पेपर भी आया है। बाकी ये जो असेसमेंट है आई थिंक ये बड़े अरसे से इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी बड़ा ओपनली आ रही है। अभी देखें वॉरफेयर जो 7-8 डोमेन है, 3 तो सर्विसेज होगी आपकी आर्मी एयरफोर्स ने भी, फिर आपका साइबर वॉरफेयर है, स्पेस है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और फिर आप कह सकते हैं कि मिसाइल वॉरफेयर जिसकी सेपरेट फोर्सेज ने एक ऐड कर दिया है, फिर एक लीगल वॉरफेयर भी है। तो इन तमाम डोमेन में अगर देखा जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, या चाइना की जिस आई थिंक मेंशन किया एक डिफेंस एनालिस्ट है कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बिफोर दे एंटर ताइवान के वाटर, दे विल बी टेकन आउट बाय डीएफ सिस्टम। इतनी कैपेबिलिटी। इसी तरीके से ड्रोन वॉरफेयर है, साइबर है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग की ये हालत है कि अगर आप देखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो नेवल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मैरीटाइम है, सिविलियन, कमर्शियल या फौजी मिलिट्री, उसमें चाइना इज 10 टाइम्स नाउ आई वुड से लार्ज इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि ये हर साल एक नई नेवी खड़ी कर सकते हैं। अभी तो उन्होंने उसका शो नहीं किया कि दे मूव टू अटलांटिक, बट अदरवाइज अगर साउथ चाइना सी में कोई टेंशन होती है तो वो उसकी असेसमेंट थी कि चाइना जो है न सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, बल्कि अगर यूएस इंटरवीन करता है, यूएस तो शिकस्त हो सकती है। तो दिस इज बेस्ड ऑन आई थिंक दैट थ्रेट एनालिसिस। इसी आपने देखा है कि ट्रम्प साहब अभी जो पॉलिसी है सिक्योरिटी की, उसको बड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। वो पुरानी मॉर्नो डॉक्ट्रिन की तरफ जा रही है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे ज्यादा फोकस होगा, और बाकी जो है मेरा ख्याल है चाइना ऑटोमेटिकली इसको स्पेस भी मिलेगी, विच इज खुश आइन। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी फ्रेंडशिप है। लेकिन सर एक तरफ तो ये सारी रिपोर्ट्स सामने है कि अमेरिका के इस्तेमाल करने से पहले ही चीन फौजी जहाज़ हों या मिसाइल हों या ये सारी टेक्नोलॉजी को वैसे ही मफलूज कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन से ईरान दिफाई सामान ले जाने वाले जहाज़ को अमेरिकी फोर्सेस ने जिस तरह से तबाह किया है, उसका रिएक्शन आप किस तरह से देखेंगे? चीन इस पे क्या रिएक्शन जाहिर करेगा? ये देखिए कोई इंटरसेप्शंस तो हुई हैं जो उसकी अभी मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रॉडिंग है, बिकॉज अमेरिकन मिलिट्री आल्सो फील कि अगर हम जल्दी एंगेज कर लेते हैं बिफोर चाइना बिकम्स रियल पावर, मिलिट्री पावर जो है, इकोनॉमिक पावर तो है, वो तो वो टेक कर चुका है, तो उसमें शायद दे विल बी एबल टू डेंट और फिर पुश बैक करेंगे। तो चूंकि ये जो सारी प्रोजेक्शन है जो आ रही है ताइवान स्टेट वगैरह की, दिस इज फ्यूचर में क्या होगा, तो ये इंटरप्रिटेशन रहती है। रशिया के जहाज़ों के साथ भी तभी वेनेजुएला की आई थिंक शिपिंग को भी चेक किया जा रहा है। उनके आई थिंक एक जो सदर्न कमांडर उसके चीफ ने रिजाइन भी किया आज,
या कल जो है। तो देयर इज आई थिंक रिफ्ट बिटवीन अभी हैगजत का जो ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहलाता है, पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, और जो मिलिट्री कमांडर है, बिकॉज मिलिट्री कमांडर कहते हैं हमें कैपेबिलिटी तो दें। तो मेरे ख्याल में इंटिमिडेशन हो सकती है, फिर ईरान पे भी एक प्रेशर डालना है कि ईरान जो है इसको सबड्यू किया जाए, प्रेशराइज किया जाए। तो ये आई थिंक चीजें चलती रहेंगी। इसमें हो सकता है कि एक काउंटर भी आ जाए, वो चाइनीज कैन ऑल्सो इंटरसेप्टिंग की बहुत ज्यादा शिपिंग इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में फिरती है, तो चीजें आगे टेंशन की तरफ जा सकती हैं। सर अमेरिका के लिए आप समझते हैं बड़ी चैलेंजिंग सर सिचुएशन होगी, क्योंकि जाहिर है चीन जो है मिलिटरीली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा इन दोनों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के दौरे पर भी हैं। क्या समझते हैं इस दौरे की क्या अहमियत है, और चीन ने मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने का फैसला किया है? इस पर भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें ये चीज़ भी शामिल कर दें कि जिस तरह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सलमान एयरबेस का जिस तरह से इफ्तिताह किया, और जो खबरें आ रही हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी जितनी जदीद है उससे उसको किस तरह से एयरबेस को लैस कर रहे हैं, तो इस दौरे में और ये सारे दिफाई मामलात को आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें आई थिंक एक तो बायलैटरल है जो रीजन के साथ चाइना का, आपने देखा चाइना ने 2-3 आई थिंक बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो ईरान और सऊदी अरेबिया का रिपोर्ट जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और नंबर 2 फिर आप अगर पाकिस्तान सऊदी पैक्ट को देखते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट को, तो उसके अंदर भी एक मेंशन था। बिकॉज एक फोरम में हम सऊदीज के साथ थे, उनके एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट लुकिंग एट जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास एंड देन यूटिलाइजिंग इट फॉर द रीजन पीस के लिए। तो उसमें एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है। बाकी आई थिंक जो चाइना है उसकी बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप है, एनर्जी डिपेंडेंस है। बिकॉज अगर देखा जाए तो गल्फ ऑयल जो है, दैट्स वाई फिर सीपैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये फिर ऑल्टरनेट रूट भी है। तो उसमें इकोनॉमिकली भी और आई थिंक मिलिटरीली भी गल्फ स्टेट्स ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रही हैं। बाकी प्रेस मोहम्मद सलमान उधर भी गए हैं, अमेरिका आपने देखा बहुत बड़ी डील हुई है। तो आजकल वही मल्टीलैटरलिज्म का दौर है, बिकॉज अभी पावर शिफ्ट है, तो तमाम मिड लेवल पावर जो है वो ताल्लुकात जो है वो बना के रखते हैं। सर इस बारे में भी रहनुमाई फरमाइएगा। अगेन वही अफगानिस्तान वाले मामले, चीन ने ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान वाले, इससे पहले भी बहुत बार चीन की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि हम सपोर्ट या हेल्प करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मामले पर। अभी भी रिसेंट स्टेटमेंट आई कि उसमें भी यही कहा गया कि दहशतगर्दी का जो मामला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए और चीन इसमें मदद कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले टाइम में चीन कोई सालिस का रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान? जिसमें आई थिंक पहले भी उन्होंने इनिशिएटिव किए, अभी आई थिंक जब से चाइनीज इंजीनियर्स को किया गया है, आपने देखा ताजिकिस्तान में अटैक करके, और मेरे ख्याल 5,000 के 2 अटैक हुए, तो वो एक बड़ी तशवीशनाक बात है। बिकॉज नाउ इट इज बीइंग प्रूवन के तालिबान रजीम जो है, उनके जो प्रॉक्सीज हैं, दे बिकम थ्रेट टू एंटायर रीजन। ईरान परेशान है, और हमेशा मुत्तकी साहब कहते हैं पाकिस्तान के अलावा किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन नाउ एंटायर रीजन इज वरिड। तो उसमें चाइनीज भी देखिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर है, रेयर अर्थ पे उन्होंने काम करना है, फिर आगे के आयरन ओर वगैरह हैं, फिर वो डेवलप करना चाहते हैं जनरली। फिर सीपैक की ऑफर की गई कि सीपैक 2 में आपको एक्सटेंड कर देते हैं, आप हिस्सा बने। मेरे ख्याल में अभी आई थिंक शिफ्ट आएगी। वही मैंने कहा अगले 6 महीने बड़े क्रिटिकल हैं। पाकिस्तान ने आई थिंक जो फुल प्रेशर डाला है डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली और इकोनॉमिकली भी, लाइक अभी ट्रेड बंद है, इसका इम्पैक्ट आएगा। और उनके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या वो बिहेव करेंगे लाइक अ नॉर्मल स्टेट अगर सर्वाइवल चाहिए, लेकिन सर या फिर जो है ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में 2000 के करीब अफगान बाशिंदे ऐसे हैं जिनके दहशतगर्द तंजीमों के साथ रुआबित हैं, तो इस पे आप क्या समझती हैं अमेरिका किस तरह का एक्शन लेगा? आई थिंक इसमें जब विड्रॉल हुआ था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी दफा जिक्र, आपने वो जहाज की तस्वीर देखी होगी, सब लटक के गए, इसके अलावा अंदर भी थे बेशुमार फ्लाइट्स गई हैं, कह रहे कोई वेटिंग नहीं हुई, और उधर बड़ा आसान है प्रूव करना जी कि हम काम करते थे। देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी इशू था। तो उसमें मोस्ट लाइकली ये है कि कुछ जो तालिबान फैक्शन सपोर्टेड लोग थे वो चले गए, बिकॉज देखिए ओवरऑल 5 लाख अफगानी को अब्जॉर्ब करना था। आई थिंक 3 लाख वाज सपोज्ड टू गो टू यूरोप, और 2 से 2.5 लाख अमेरिका जाए, ये कमिटमेंट थी। कुछ थाउजेंड्स गए हैं, और उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है, बिकॉज अभी जो 2 अटैक्स हुए हैं, बल्कि एक अटैक हुआ था और उसके बाद फिर एक वीडियो आई थी जिसमें आई थिंक ही वाज सपोर्टिंग तालिबान। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन भी इसमें वरिड है, और अगर ये खबर है कि 2000 तक है तादाद, तो ये बहुत ज्यादा आई थिंक क्रिटिकल भी है और अलार्मिंग है। सर 18,000 के करीब बताई जा रही है तादाद के, 18,000 के करीब अफगानी वहाँ पर मौजूद हैं, और अगेन 2,000 के करीब अफगानी जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो सर क्या लगता है अब अमेरिका क्या इनको डिपोर्ट कर देगा? क्या एक हिकमत अमली अमेरिका की जानिब से बनाई जाएगी इसमें? आई थिंक क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी भी है, देयर आर पीपल जनरली काम करते हैं,
अशरफ गनी और जब उसकी गवर्नमेंट ही कर रही थी तो उसमें देवर कोलैबोरेटिंग या कह लें उसके लिए इन्फॉर्मर्स थे, शायद तालिबान को टारगेट भी किया गया, इंटरप्रेटर्स थे काफी सारे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो अभी उनमें आई थिंक उनको छांटी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी ये लड़का भी जिसने आई थिंक किलिंग की थी और ही वाज आल्सो, पहले तो ये उनके साथ काम करता रहा इंटेलिजेंस में, तो इसलिए इनका पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ वरी। या तो उनको कन्फाइन किया जाएगा, फिर एक वेटिंग प्रोसेस होगा और हो सकता है फिर उनको डिपोर्ट किया जाए। यूरोप भी आई थिंक आगे से अभी ये कह रहा है कि हमें भी नहीं चाहिए। तो इसमें आई थिंक देयर इज सीरियस प्रॉब्लम फॉर अफगान जो काम भी करते रहे और अभी उनको रिपेट्रिएट किया जाता है। बाकी वही है कि अभी फुल प्रेशर है तालिबान रजीम पे और मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा अगले 2-3 महीने में। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसकी जो मुश्तरका फौजी मशकें हो रही हैं, इसका आप क्या देखते हैं? ये सिर्फ जस्ट रूटीन की मशकें हैं या इसका आलमी सतह पर खास तौर पे भारत जो है उस पर कोई असर भी होगा? इसमें देखें कुछ चीजें होती हैं जो शायद ओपन डोमेन में बातचीत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड कर लें, एक तो नेवी की है, फिर अभी आपने देखा कि काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में उनकी मिलिट्री के स्पेशल फोर्सेस आई थी, फिर एक इनकी अरेंजमेंट फोर्स के साथ है जो नॉर्दर्न एरियाज में होती है, बेसिकली गिलगित में, स्कर्दू में, और एक दफा जाते हैं हम लोग सिंजियांग प्रोविंस में वहां से। तो जो चाइना की बेसिकली वेस्टर्न कमांड है और ये भारत को पता है कि ये जो ट्रायंगल बनती है सियाचिन वाली, यहाँ पे चाइना पाकिस्तान कैन कोलैबोरेट इन मिलिट्री ऑपरेशन में जरूरत पड़ती है। तो बाकी जो काउंटर टेररिज्म की बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, इसमें मैसेजेस फॉर द टेररिस्ट एक्चुअली, चाहे वो भारत स्पॉन्सर्ड है या अफगानिस्तान से है, कि यहाँ पे एक जॉइंट मैकेनिज्म है। और अभी आप देखेंगे कि ये चीजें मजीद बढ़ेंगी। इसमें पाकिस्तान के ट्रूप्स वहाँ जाते रहते हैं और उनके लोग इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ लार्जर मैसेज टू द एंटायर रीजन। अगर आप मिडिल ईस्ट के साथ कंबाइन करते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी को, तो इसको थोड़ा अगर आप एक्सपैंड करें स्कोप को, तो इट मींस कि बीजिंग इस्लामाबाद से लेके मिडिल ईस्ट तक इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो डेफिनेटली भारत इसको ओवरवॉच कर रहा होगा। बिल्कुल मिडिल ईस्ट तक इसका इम्पैक्ट जा सकता है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे IMF की सख्त शराइत कौमी मईशत आम आदमी को कितना मुतासिर करेंगी। वेलकम बैक। नाजरीन IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक किए जाएँ। ऐसे में गवर्नमेंट की जानिब से कुछ अमली इकदाम किए जा रहे हैं। इन्हीं इकदाम पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, क्या समझते हैं? कुछ महीने पहले हमने देखा कि IMF की रिपोर्ट भी आई जिसमें करप्शन बदनुमानी जैसे मामला ज़ेरे गौर आए, और अब गवर्नमेंट की जानिब से ये जो IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है कि पब्लिक किए जाएँ जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके असासे, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? हुकूमत इस सिलसिले में काम भी कर रही है, ब्यूरोक्रेसी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज़ तो यहाँ है ना कि एक स्टेबिलिटी आ गई है मुल्क में, पर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नेंस हैं वो सब मुश्किल में है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है चलें हम उन्हीं की रिपोर्ट लेकर चलते हैं। वो हर चीज़ को जो उन्होंने जाके उसका अहाता किया, और गवर्नमेंट ने, चूंकि अथॉरिटीज़ ने खुद ये रिपोर्ट बनवाई है उनसे, तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि एवरीवनस ऑन द सेम पेज, राइट? ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि इस रिपोर्ट को आगे लेके चला जाए। सो पॉजिटिवली लेट्स थिंक अबाउट इट। तो वो यही कह रहे हैं कि SOEs ठीक होने वाले हैं, SIFC ने जो कंसेशंस दिए उनका अहाता कर लें, डिजिटाइज करें, रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन करें, पाकिस्तान की जो इस वक्त की एक एलीट कैप्चर है उसमें से निकलें, टैक्स की सिंप्लीफिकेशन करें, प्राल और बाकी अदारों को कहें कि वो ह्यूमन रिसोर्स जो बिल्ड करना है उसको करके ठीक करें, PSDP का अहाता करें, करप्शन जो कि कई जगह पर मुहित हो गई है उसका जाके अहाता करें। उन्होंने AML में जो काम हुआ, CFT, ये जो हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, इस पे मैंने खुद भी काम किया है। हमारे पास 27 जिसे कहेंगे फ्रेमवर्क्स का मैट्रिक्स आता था जो हम ठीक करते थे, और फिर हम वाइट लिस्ट पाए, और AG ऑफिस की बात की है। सो आपको दिखाई ये दे रहा है कि इस वक्त IMF ने थोड़ा सा अपना जो स्टांस है ना उसको तब्दील कर लिया। आप इसको इस तरह समझिए, वो थोड़ा सा समझ गए हैं कि यार जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो ठीक होने वाले हैं। पर अभी भी जो उन्होंने ये चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, और जो उन्होंने स्पेसिफिक 11 नई चीजें MEFP जो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान अथॉरिटीज ने दस्तखत किए हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान से बनवाया है या साथ बैठ के बनाया है, उसमें अब भी उन्होंने जो ऑन दी एजेस ये जरूर किया है कि आप FBR में देखें क्या कमियां हैं, KPIs बनाएं, आप जाकर एक 5 ईयर की MTRS मीडियम टर्म रिफॉर्म स्ट्रेटजी बनाएं,
अगर मैं इन्हीं दो बातों का अहाता करूं, ये कौन सी नई बात है? पाकिस्तान में खुद हमें मीडियम टर्म रिफॉर्म स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए? जिसका क्या मतलब? जिसका मतलब है टैक्स के निज़ाम को ठीक कैसे करना है, आसान कैसे करना है, ब्रॉडन कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विटी कैसे क्रिएट करनी है। यार, डज IMF नीड टू कम पाकिस्तान दैट द कंट्री नीड्स टू डू दिस? अपने रिसर्चर्स को बिठाएं, उन्हें कहें कि ये स्ट्रैटेजी बना दें। There are a couple of people who can make this strategy. You know, my wife is making this particular strategy for a country right now. हाँ जी डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि ये तो ठीक है आप कि इन इस्लाहात पे अमल से पाकिस्तान का जो माशी ढांचा है वो ठीक होगा और हमें करना भी चाहिए, लेकिन मामला ये है कि अब IMF ने पहली किस्त भी दे दी, साथ ही शराइत भी लगा दी। एक शर्त ये भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत पे 18% जो है वो सेल्स टैक्स किया जाए। हुकूमत दूसरी तरफ लेवी बढ़ाने का सोच रही है। अब लेवी बढ़ती है तो 85 रुपये अगर ये करते हैं तो पेट्रोल तो 300 रुपये लीटर चला जाएगा। तो सर, पेट्रोल महंगा तो दुनिया की हर चीज़ महंगी, अवाम का तो कुछ उम्र निकल जाएगा। इस वक्त 70-80 रुपए की जो लेवी है, एक तो ये है कि ये क्यों लगाई गई है? ये इसलिए लगाई गई थी कि GST को विड्रॉ किया ताकि जो शेयरिंग प्रोविंसेस से होती है उसमें से निकल जाएं और इमरान साहब एक ऐसी लेवी लगाएं जो शेयर ना करनी पड़े। ये रियली इंपॉर्टेंट है। उससे मेरे ख्याल है 800 से 1000 अरब इस साल उठाना है। अब इसको बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? अब इसलिए जरूरत पड़ी कि टैक्स फॉल का शॉर्टफॉल है। अगर दिसंबर में खड़े होंगे तो दिखाई ये दे रहा है कि जो 14,000 अरब जमा करना है उसमें से 500 अरब जो हैं वो कम हो गए हैं जो पहले 6 माह में कलेक्शन हुई। सो आपको लेवी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट इजीली कलेक्टेबल टैक्स है और ये प्रोविंसेस से शेयर नहीं होता। ये लेवी टैक्स का वन ऑफ द सेम थिंग। सो ये इसलिए लेवी बढ़ानी। देखिए, इसीलिए वजह है कि 285 रुपए के करीब अगर पेट्रोल है, अगर हम ये लेवी निकाल दें तो ऑब्वियसली एक ज्यादा इस्तेमाल होगा, इजियर होगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, ये सब बातें ठीक हैं, पर बातें इससे गहरी हैं। पाकिस्तान को अपना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक करना चाहिए ना, ताकि लोगों को पेट्रोल खरीदना ही ना पड़े। अब ये आप कहेंगे ये कैसी बात की है? यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी होती, इलेक्ट्रिक पे चल रही होती, हर शहर में होती, नोडल पॉइंट्स होते, लोग साइकिलिंग भी कर रहे होते, और ये गाड़ियों के निज़ाम से मतलब क्या 11 गाड़ियां होंगी तो एक बस का जगह लेंगी? लुक एट इट, 11 गाड़ियों की कतार और एक बस, मतलब 20 साइकिलें और एक बस। जस्ट थिंक अबाउट इट ना, आपको किस तरफ जाना है? अगर मोटरसाइकिल ही 20 इकट्ठे करके आपने चलाना है मुल्क को तो वो फिर इसी तरह चलेगा। दीज आर द डीपर इश्यूज। आपने बड़ी अच्छी बात की कि IMF तो कहता है कि आप PDL बढ़ा दें, इधर से टैक्स कलेक्ट कर लें। मैं तो ये कहता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं कि अपने ट्रांसपोर्ट के निजाम में इतनी बेहतरी करें कि जो लोगों को तकलीफ है, जिसका इमरान साहब जिक्र कर रहे हैं, वो ठीक हो। यार, ये है सिटी गवर्नमेंट का काम। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, दुनिया में तरक्की सिटीज के इंजन्स ऑफ ग्रोथ से आई है। ये भी याद रखिए, पाकिस्तान इज अ हाईली अर्बन इकोनॉमी नाउ, इट इज नॉट दैट मच ऑफ अ रूरल इकोनॉमी। वो है भी 20%, और उसमें काम क्या होता है? काश्त होती है, वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। असल ग्रोथ इंडस्ट्री, IT, सर्विसेज, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक्स किधर पड़े हैं? सिटीज में पड़े हैं। सो हमें सिटीज को ग्रो करने के लिए पहले तो उसके गवर्नेंस का निजाम ठीक करना है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। इससे मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आजकल जो छोटे नए सूबों की बात हो रही है, ज़रा इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें इस पे, क्योंकि जो उसके मुखालफीन हैं उनका बेसिक सवाल ही ये है कि जी सूबे तो बन जाएंगे तो अपना बजट कहाँ से जनरेट करेंगे। तो आपकी बात से जो मैं समझा हूँ, ये ज़रा हम सबको समझा दें कि फिर अगर छोटे सूबे बन जाते हैं तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा या नुकसान है? तो पहली बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ स्टेप बैक करें तो पहली चीज़ ये सामने आती है कि इस वक्त प्रोविंसेस चारों मिलकर, 4 प्रोविंसेस 0.8% ऑफ GDP पूरे टैक्स का कलेक्ट करती हैं। पिछले NFC में हमने सोचा था कि ये 1.5% हो जाएगा 2014 में, जब वो NFC खत्म हो रहा होगा। आज हम ये समझते हैं कि 3% ऑफ GDP जो है वो कलेक्ट होना चाहिए, जो 3,500 अरब के करीब बनता है। अब पहली तो बात यह है कि हमें अपनी एग्जिस्टिंग हालात अगर ठीक किए बगैर हम नई पोजीशंस पे जंप करेंगे तो इसको भी सोचना है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते इमरान साहब? आप लगाएं ना, आपको मना किया है, आपको IMF मना करता है। नंबर 2, आप प्रॉपर्टी इनकम पर प्रॉपर टैक्स क्यों नहीं करते? करोड़ों को घर है, हजारों में टैक्स आता है, ये दुनिया के 2 बड़े टैक्सेस हैं। तीसरा, GST ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस के
पास है। चौथा, सारा ये जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन का सिस्टम है ये प्रोविंसेस के पास है। एक तो ये बात है कि प्रोविंसेस को पहले अपने टैक्स के निजाम को बहुत बेहतर करना है, खुद कलेक्ट करना है, खुद खर्च करना है। अगर आपने जाना है अगली प्रोविंसेस पे, वो क्यों जाना चाहते हैं? आप इसलिए जाना चाहते हैं ना, आप एक कर रहे हैं साउथ में तजर्बा भी इसका, इसलिए कि आपकी दहलीज पर हर चीज जो है सर्विस मुयसर हो। पहली बात यह है कि वो जमाना गुजर गया यार, अब सर्विस आती है कंप्यूटर पर, हर चीज आपको बिल्कुल निकल जाना है कि आई हैव टू विजिट सम दफ्तर, एवरीथिंग, गाड़ी ट्रांसफर करनी है ऑनलाइन, पैसे ट्रांसफर करने हैं ऑनलाइन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ऑनलाइन, पासपोर्ट बनाना है ऑनलाइन, शनाख्ती कार्ड बनाना है ऑनलाइन। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? लिव इन द 21st सेंचुरी, डोंट लिव इन द 18th सेंचुरी यार। बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस जो हैं जी। ज़ैनब एक बात, ये जो प्रोविंसेस का आपने बढ़ाना है, उससे पहले क्या आपने लोकल गवर्नमेंट का निजाम चला के देख लिया है मुल्क में और वो कामयाब नहीं हुआ? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कर लिया है और वो कामयाब नहीं हुआ कि निची सतह पर आपने अपने इख्तियारात दिए हैं और वो कामयाब नहीं हुआ तो आप और प्रोविंसेस में जा रहे हैं, क्योंकि उसका एक पर्चा लिखना पड़ेगा कि आखिर नए नए गवर्नर, नए नए सीएम्स, नए नए मिनिस्टर्स, नई नई ब्यूरोक्रेसी, उसका खर्चा क्या आएगा। जब हम गवर्नमेंट को कटेल करना चाह रहे हैं तो इस निजाम को कैसे, जिसे कहेंगे वो करेंगे। ये हो सकता है कि पंजाब को स्प्लिट करना पड़े, बहुत बड़ी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट्स, इसका निजाम किए बगैर और कलेक्शन किए बगैर आप इस चीज को सबको ठीक कर लेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एरिया। पाकिस्तानी रिसर्चर्स नीड टू डू ऑल दिस होमवर्क, बाहर से आके किसी ने नहीं करना ये काम। बिल्कुल सर, आपकी दोस्त बात है कि जो निज़ाम एग्जिस्ट करता है उसको पहले बेहतर करने की ज़रूरत है। प्रोविंसेस वाले मामले पे आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। अब अगेन IMF का जो 10 महकमों का एक्शन प्लान है, उस बारे में कहा गया है कि कुछ शराइत आयद की गई हैं। इस बारे में बताइएगा कि इस पर हुकूमत ये शराइत कैसे पूरी करेगी और जिन महकमों की निशानदही की गई है, हाईलाइट किया गया है कि जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है IMF की जानिब से, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर करप्शन हो रही है, इस बारे में बताइएगा। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि आप इतनी रिपोर्ट्स पाकिस्तान पे ट्रांसपेरेंसी ये वो पढ़ते रहते हैं, चले आपको उनको जितना भी समझ लें, तो हर जगह एक पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, प्रॉब्लम गवर्नेंस की है, प्रॉब्लम करप्शन की नहीं है। एक तो ये भी हम समझ नहीं पा रहे कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। करप्शन उस चीज का महवर है जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर खराब है, ये याद रखिए, वो मैनिफेस्टेशन है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज द फॉलोइंग कि पाकिस्तान में आप जो भी सेटअप्स चला रहे हैं, उनका मेरिट, उनकी भर्तियां, उनकी जिसे कहेंगे स्पेशलाइजेशन, उनकी प्रोफेशनलाइजेशन, उनकी पेमेंट, यानी कि पैसे कितने मिलने हैं, हिडन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ये एक निज़ाम चल रहा है। अब वो ये कह रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कर भी लेना 11 चीजें जो वो कह रहे हैं, ये ऑन द एवरेज, ऑन द मार्जिन तो चीजों को कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, पर जब तक हमें आज भी याद रखना है कि ये बड़ी डीपर सर्जरी की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि पब्लिश एन एक्शन प्लान to mitigate corruption vulnerabilities in identified departments based on an institutional level risk assessment। कि पुलिस है फॉर एग्जांपल, इसी तरह हेल्थ का महकमा है, एजुकेशन का, कि आप देख लें कि यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा लोग समझते हैं करप्शन है, उसमें बेस करके आप ये बना लें। यार अब अगर एक और रिपोर्ट और एक और एक्शन प्लान बनाना है तो ठीक है, मैं 25-28 साल से पाकिस्तान पे पढ़ भी रहा हूँ, तहकीक भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, मतलब रिपोर्ट द रिपोर्ट ये ठीक है। असल तो बात यह है कि रिफॉर्म्स हैं क्या उसमें और किसने उसको करना है और उसको पाए तकमील 3 साल में किस तरह पहुंचा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि सोने की कीमतों में आलमी सतह पे मुसलसल इजाफा होता गया, अब कमी देखने में आ रही है, तो आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? सोना सस्ता होगा कि महंगा? देखिए, सोने में ये हुआ है कि सोना इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सोने को जब कीमत बढ़ना शुरू हुई $3000 से अब 4200 के करीब है मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल प्राइस है, जब बढ़ना शुरू हुई तो एक फोमो आ गया। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन बाइंग सोना। बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सोना खरीदा, आप जैसे अमीर लोगों ने सोना खरीदा, ज़ैनब जैसों ने भी सोना खरीदा, उन्होंने सबने स्टोर कर लिया सोना। फिर सेंट्रल बैंक्स लाइक चाइना केम इन एंड बॉट अ लॉट ऑफ गोल्ड बिकॉज स्टोर ऑफ वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा हेज करें हम अपनी बेट्स को। जब सब लोगों ने सोना खरीदा डॉलर की बजाय, बिकॉज डॉलर की जो कुवत थी वो लोगों को कमजोर होती हुई दिखाई दे रही थी, सोना खरीदा, वो 4200 पे चला गया। मेरा जाती ख्याल है कि जो लॉन्ग टर्म प्ले था
वो अभी पिछले 2-3 साल का तो निकल गया है इसमें। सोने ने बहुत राइज कर दिया है। पाकिस्तान में तो सोना ना बनता है ना प्रोड्यूस होता है, सब इंपोर्ट होता है। सो जो कीमत होती है उससे तय हो जाती है। आई थिंक सोना अपनी जो पीक लेवल्स हैं एटलीस्ट उस पर टेस्ट कर रहा है, और $200-400 ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू नो इट हैज रिजन, इट्स राइट। अगला साल नए इनोवेशन का है, नए यू नो कंपनीज के आने का है, एआई का है। सो प्रोबेबली जो स्टोर ऑफ वैल्यू थी वो चेंज होके अब लोग रिस्कियर एसेट्स में जाएंगे। पर आज भी चूंकि एक राय ये है कि 5% जो आपके पास एसेट्स हैं वो सोने में रखिए। लाइक होते हैं ना, आप प्रॉपर्टी में रखते हैं, बॉन्ड्स में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं दुनिया में, सुपर अपनी पेंशन फंड्स सब कुछ करके, तो 5% सोने में रखिए। दैट इज द रीजन द वैल्यू ऑफ गोल्ड and the banks buying gold कि गोल्ड बढ़ गया है। I think that has played out, जो राइड थी मेन वो प्ले आउट हो गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त बात। डॉक्टर नजीब साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि IMF की जानिब से जो शराइत आयद की गई हैं, उन शराइत और जो उन तमाम तो चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें अपने अंडरलाइन स्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा, अपने गवर्नेंस निज़ाम को बेहतर करना होगा, ताकि IMF की जानिब से बदउनवानी जैसे जो फैक्टर्स हैं जिसकी निशानदही की गई है, ताकि उन तमाम तर डेंजर जोन से पाकिस्तान जो है वो निकल सके। डॉक्टर खाकार नजीब साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।